स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभी विजन में। आज हम सभी भारतीय संविधान की विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। हम सभी देखेंगे कि भारतीय संविधान की वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इसे विश्व के अन्य संविधानों से एक अलग पहचान देती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान की जो सबसे पहली विशेषता है वो है लिखित एवं विस्तृत संविधान। दैट मीन्स कि रिटेन एंड एक्सटेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित संविधान दैट इज रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा होता है अलिखित संविधान दैट इज अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, और ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। ओके, अमेरिका का संविधान रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ब्रिटेन का संविधान दैट मीन्स कि आप इसे बोल सकते हैं इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। ओके, क्योंकि अमेरिका में भी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया में भी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। आपको याद रखना इस फैक्ट को कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस राष्ट्र का संविधान है या किस देश का संविधान है। तो आप सभी याद रखेंगे भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ओके, मूल संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना 465 अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। साथ ही इसमें 5 परिशिष्ट भी जोड़ दिए गए हैं। 5 परिशिष्ट भी जोड़ दिए गए हैं। परिशिष्ट क्या होता है? परिशिष्ट किसी कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में जोड़ा जाने वाला एडिशनल डॉक्यूमेंट होता है, जिसे इंग्लिश में हम एनेक्स्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनेक्स्चर भी कहा जाता है इसे, परिशिष्ट को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की जटिलता दैट मीन्स की कॉम्प्लेक्सिटीज के कारण कुछ लोगों ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण कुछ लोगों ने इसे क्या कहा है? वकीलों का स्वर्ग कहा है। लॉयर्स पैराडाइज कहकर इसे पुकारा है भारतीय संविधान को। ओके, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण कुछ लोगों ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा है, लॉयर्स पैराडाइज कहकर पुकारा है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग ब्रिटिश विधि शास्त्री सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसके द्वारा कहा गया था? तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग ब्रिटिश विधि शास्त्री सर आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया था। ओके, क्योंकि अब बात आती है कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा गया आइवर जेनिंग्स के द्वारा। तो देखिए, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग इसलिए कहा गया आइवर जेनिंग्स के द्वारा क्योंकि संविधान सभा के अधिकतर सदस्य वकील थे। ओके, तो इसके भाषा की शैली में कठिन व भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया गया है जो आमतौर पर प्रयोग में नहीं लाया जाता है। एक व्यक्ति जिसने कानून की पढ़ाई नहीं की है उसके लिए इसको समझना कठिन काम है। इसीलिए सर आइवर जेनिंग्स के द्वारा भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहकर पुकारा गया है। ओके, तो इस फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहकर पुकारा है। तो आप याद रखेंगे सर आइवर जेनिंग्स ने
भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहकर पुकारा है। नेक्स्ट जो इसका फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, भारतीय संविधान का प्रारंभ एक उत्कृष्ट प्रस्तावना से होता है जिसमें जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं मुख्य रूप से समाविष्ट हैं। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए प्रस्तावना एक कुंजी की तरह कार्य करती है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग से होता है। ओके, थर्ड फीचर है संसदीय सरकार, दैट मीन्स की पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। देखिए, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है, आप इसे बोल सकते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। तो संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच क्या डिफरेंस होता है। ओके, या आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अमेरिका, दैट मीन्स कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू है। ओके, दैट मीन्स कि इसे हिंदी में अध्यक्षीय प्रणाली या राष्ट्रपति प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और ब्रिटेन में, जिसे हम इंग्लैंड कहते हैं, ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड एक ही नाम है, एक ही कंट्री के नाम है। ओके, ध्यान में रखिएगा। तो ब्रिटेन या यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दैट मीन्स कि संसदीय शासन प्रणाली है। ओके, तो अब हम जानते हैं कि अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली के बीच क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले समझिए कि संसदीय प्रणाली क्या है। ओके, तो देखिए, संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों, दैट मीन्स कि मंत्री परिषद में निहित होती है। इस प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित होती है और मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति। इस प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका, या आप बोल सकते हैं कि नाम मात्र का कार्यपालिका या नाम मात्र का शासक होता है। ओके, और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका या वास्तविक शासक होता है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन प्रणाली में राज्य का जो मुखिया है वो राष्ट्रपति होता है। राज्य का मुखिया कहने का मतलब है कि राष्ट्र का मुखिया। ओके, राज्य का तात्पर्य यहाँ राष्ट्र से है। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति होता है और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, दैट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम होता है। ओके, संसदात्मक शासन का आधार शक्तियों का संयोजन है। इसका तात्पर्य क्या है कि इसमें कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका एक दूसरे के सहयोग से कार्य करती है। संसदात्मक शासन का आधार क्या है? शक्तियों का संयोजन है। इसमें कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका एक दूसरे के सहयोग से कार्य करती है। यह प्रणाली विधायिका कार्यपालिका के सहयोग व समन्वय पर आधारित है। अर्थात यह जो प्रणाली है वो विधायिका कार्यपालिका के सहयोग व समन्वय पर आधारित होता है। इसीलिए कहा जाता है कि संसदात्मक शासन का आधार शक्तियों का संयोजन है। ओके, तो ध्यान में रखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली की ये विशेषताएं हैं, बेसिक फीचर है। अब हम देखते हैं कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली का तात्पर्य क्या होता है। इस शासन प्रणाली में राज प्रमुख, या आप कह सकते हैं कि सरकार का प्रमुख, और राष्ट्र प्रमुख, जिसे आप राष्ट्राध्यक्ष भी कह सकते हैं, एक ही व्यक्ति होता है। दैट मीन्स कि प्रेसिडेंट ऑल इन ऑल होता है। किसमें? अध्यक्षीय शासन प्रणाली में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति वास्तविक शासक होता है, या आप कह सकते हैं कि ये वास्तविक कार्यपालिका होता है। राष्ट्रपति वास्तविक शासक होता है, या आप कह सकते हैं कि ये अर्थात
वहां का जो राष्ट्रपति है अमेरिका का, वो वास्तविक कार्यपालिका होता है। ओके, राष्ट्रपति विधायिका के नियंत्रण से मुक्त होता है, अर्थात विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति या जो कार्यपालिका, या आप उसे कह सकते हैं कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के नियंत्रण से मुक्त होती है, अर्थात विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अध्यक्षीय प्रणाली का आधार शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। इसमें शासन के तीनों अंग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। किसमें? अध्यक्षीय शासन प्रणाली में। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधार क्या है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है। ओके, तो आप समझ गए कि संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, और आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अर्थात संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। ओके, कुछ फैक्ट हैं, आप इन्हें भी देख लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 और 75 के अंतर्गत केंद्र में तथा आर्टिकल 163 और 164 के अंतर्गत राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। याद रखेंगे आप इस फैक्ट को कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 और 75 के अंतर्गत केंद्र में और आर्टिकल 163 और 164 के अंतर्गत राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। सेकेंड फैक्ट है, भारत में संसदीय प्रणाली इंग्लैंड यानी यूके के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। ओके, वेस्टमिंस्टर मॉडल, या आप कह लीजिए कि उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार। वेस्टमिंस्टर मॉडल का मतलब है उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार। और उत्तरदायी सरकार का क्या मतलब है? उत्तरदायी सरकार का मतलब है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। किसमें? संसदीय शासन प्रणाली में। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में संसदीय प्रणाली जो है वो यूके के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। ओके, तो ये तीनों फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ फीचर है मौलिक अधिकार, जिसे आप मूल अधिकार भी कह सकते हैं। इसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है। ओके, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की भी व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान है। ओके, और ये जो मौलिक अधिकार है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निदेशक तत्व, दैट मीन्स कि डीपीएसपी। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट, और राज्य के नीति निदेशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है। इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे। वेलफेयर स्टेट के बारे में बात की गई है। ग्रैनविल ऑस्टिन, जो कि ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा है कि नीति निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। ओके, तो याद रखेंगे आप सभी कि ग्रैनविल ऑस्टिन, जो कि ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ है, नीति निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहकर पुकारा है। दैट मीन्स कि डीपीएसपी इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, संविधान की आत्मा कहकर इसे पुकारा गया है ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा। इस फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि कौन से वे विद्वान हैं, कौन से वे स्कॉलर हैं
जिन्होंने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहकर पुकारा है, दैट मीन्स की सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहकर पुकारा है। तो इसका आंसर क्या है? ग्रैनविल ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन। ओके, नेक्स्ट जो फीचर है इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, दैट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। तो देखिए, भारतीय न्यायपालिका का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान में भाग 5 के अंतर्गत किया गया है, आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच, एवं भाग 6 में किया गया है आर्टिकल 214 से लेकर 237 के बीच। तो ये दोनों आर्टिकल को याद रखेंगे और ये दोनों पार्ट को याद रखेंगे कि भारतीय न्यायपालिका का, दैट मीन्स कि इंडियन जुडिशियरी का जो एक्सप्लेनेशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, पार्ट 5 और पार्ट 6 में, और आर्टिकल कितने से कितने के बीच में है। तो पार्ट 5 का वर्णन जो है, पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच, और पार्ट 6 में आर्टिकल 214 से लेकर 237 के बीच इंडियन जुडिशियरी का एक्सप्लेनेशन किया गया है, व्याख्या की गई है। ओके, नेक्स्ट है, अब हम समझते हैं कि यहां एक वर्ड प्रयोग किया जा रहा है, आप ध्यान से देखिए, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एक एक करके समझते हैं कि एकीकृत न्यायपालिका कहने का क्या तात्पर्य है। तो देखिए, भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ यह है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत, विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था कहने का मतलब क्या है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, फिर उच्च न्यायालय है, तथा सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय है, और नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करते हैं। जो नीचे के न्यायालय है वो अपने ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करते हैं, दैट मीन्स कि इंटीग्रेटेड है। ओके, इंटीग्रेटेड है, इसीलिए इसे इंटीग्रेटेड जुडिशरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके विपरीत आप देख लीजिए अमेरिका का क्या कंडीशन है। अमेरिका में न्यायपालिका के 2 पृथक अंग हैं, अर्थात वहां न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था के दर्शन होते हैं। ओके, अमेरिका में संघीय कानून लागू करने के लिए संघीय न्यायालय होते हैं, और राज्यों के कानूनों को लागू करने के लिए राज्यों के अलग न्यायालय होते हैं, और उसके नीचे अन्य प्रादेशिक एवं जिला न्यायालय होते हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के योग्य वकील यह जानते हैं कि कौन सा मुकदमा संघीय न्यायालय में निर्णीत होगा और कौन सा राज्य के न्यायालय में निर्णीत होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमेरिका में न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था है, जबकि भारतीय संविधान में न्यायालयों की एकीकृत व्यवस्था है। ओके, इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब है कि नीचे के कोर्ट में चल रहे मुकदमे को ऊपर के कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। ओके, और लेकिन अमेरिका में अगर आप देखिएगा तो अमेरिका में न्यायपालिका के 2 पृथक अंग हैं, वहां न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था के दर्शन होता है। कैसे? अमेरिका में संघीय कानून लागू करने के लिए संघीय न्यायालय है, और राज्यों के कानून को लागू करने के लिए राज्य के अलग न्यायालय है। मतलब राज्य के अंतर्गत जो मुकदमा है उसे राज्य के कोर्ट में सॉल्व किया जाएगा, और संघ के अंतर्गत जो आने वाला मुकदमा है उसे संघीय कोर्ट में सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो ये बात है। नेक्स्ट इसमें फैक्ट है कि भारत देश के सभी न्यायालय एक कड़ी के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सभी न्यायालयों को संघीय एवं राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार न्याय कार्य संपन्न कराना होता है। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय न्याय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता यह है
कि यहां विभिन्न प्रकार के न्यायालयों के अलग अलग दर्शन नहीं होते। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। ओके, भारतीय न्याय व्यवस्था की एक यह विशेषता है कि यहां विभिन्न प्रकार के न्यायालयों के अलग अलग दर्शन नहीं होते। यहां प्रमुख रूप से दो प्रकार के न्यायालय है, एक है दीवानी और दूसरा है फौजदारी। दैट मीन्स कि एक है सिविल कोर्ट और दूसरा है क्रिमिनल कोर्ट। एक है सिविल कोर्ट और दूसरा है क्रिमिनल कोर्ट। इसके अतिरिक्त भूमि कर, लैंड रेवेन्यू से संबंधित मामलों के लिए रेवेन्यू कोर्ट्स की व्यवस्था अवश्य ही अलग की गई है। मतलब सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट दो प्रकार के यहां पर न्यायालय है, और इसके अतिरिक्त एक और न्यायालय है जो कि लैंड रेवेन्यू से संबंधित है, और लैंड रेवेन्यू से संबंधित मामलों के लिए रेवेन्यू कोर्ट्स की अलग से व्यवस्था की गई है। पर कुछ अन्य देशों की तरह भारत में विशिष्ट न्यायालयों जैसे सैनिक, तलाक, वसीयत से संबंधित न्यायालयों आदि का अभाव है। ओके, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है? यहां पर एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या आशय है? सरकार के अन्य दो अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाए, ताकि वह ठीक ढंग से व निष्पक्ष तरीके से न्याय कर सके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या क्या अभिप्राय है? स्वतंत्र न्यायपालिका का यही अभिप्राय है कि सरकार के जो अन्य दो अंग है, दैट मीन्स कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, वो न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार का बाधा न पहुंचाए, ताकि वह ठीक ढंग से व निष्पक्ष तरीके से बिना किसी पक्षपात के न्याय कर सके। ओके, नेक्स्ट है सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करें। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके। ओके, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का ये तीन अभिप्राय है कि सरकार के अन्य जो दो अंग है वो न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करे, किसी भी प्रकार का बाधा न पहुंचाए, ताकि वह निष्पक्ष तरीके से कार्य कर सके, न्याय कर सके। और सरकार के जो अन्य अंग हैं वो न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करें, न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके। ओके, लेकिन यहां ये बात आपको ध्यान में रखना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव से नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि वह उसे अपनी स्वेच्छा से कुछ भी करने का अधिकार है। ओके, कि वह अपने स्वेच्छा से कुछ भी कर सकता है, या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है, और न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। यानी जो भी वो कार्य करेगा वो जनता के प्रति जवाबदेह रहेगा। यदि जनता उससे जवाब मांगती है तो वो अपना जवाब देने के लिए तत्पर रहेगा कि उसने क्यों ऐसा न्याय किया है। यानी न्यायपालिका यदि कोई निर्णय लेती है तो उस निर्णय को उसने क्यों लिया, उसका जवाब वो जनता को देने के लिए तत्पर रहेगी। ओके, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन, भत्ता तथा पद से हटाए जाने के संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा? तो भारतीय संविधान के द्वारा यह किया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन, भत्ता तथा पद से हटाए जाने के संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, क्लियर प्रोविजन किए गए हैं। ओके, जिससे कि सरकार उन पर दबाव नहीं डाल सकती, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकती। तो ये होता है इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मीनिंग। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट फीचर है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय।
इसमें फर्स्ट पॉइंट है, संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, संसद की जो संप्रभुता का नियम है वो ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है। जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। इस बात को याद रखेंगे, यहाँ की जो संसद की संप्रभुता है वो ब्रिटिश संसद से ली गई है और न्यायपालिका की सर्वोच्चता अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। नेक्स्ट है, जिस प्रकार भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक शक्ति या न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। यानी यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट की पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की उचित प्रक्रिया, अमेरिकी संविधान में विधि की उचित प्रक्रिया दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का प्रावधान है। ओके, तो ये क्या है, अमेरिकी संविधान में विधि की उचित प्रक्रिया का प्रावधान है जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। तो आप समझिए पहले कि विधि की उचित प्रक्रिया का क्या मतलब है। ओके, तो अमेरिकी संविधान में जो विधि की उचित प्रक्रिया है उसका मीनिंग ये है कि कोई लॉ फेयर है या नहीं, कोई लॉ जस्ट है या नहीं, कोई कानून या कोई विधि न्याय संगत है या नहीं, उचित है या नहीं, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। और यदि वह कानून, यदि वह विधि उचित नहीं होगी, फेयर नहीं होगी, न्याय संगत नहीं होगी, तो उसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नल करार दिया जा सकता है, उसे अवॉइड किया जा सकता है, उसे नकारा जा सकता है, उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। इसका तात्पर्य है कि यदि कोई लॉ कोई लेजिस्लेचर द्वारा लाया जा रहा है, यानी यदि कोई कानून या कोई विधि किसी लेजिस्लेचर, किसी विधानमंडल के द्वारा लाया जा रहा है, तो उसे लागू या क्रियान्वित तभी किया जा सकता है, उसे इंप्लीमेंट तभी किया जा सकता है जब वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के, जब वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप हो, अर्थात वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को फॉलो कर रहा हो। ओके, तो यदि वह विधि द्वारा स्थापित एक करेक्ट प्रोसीजर को फॉलो कर रहा हो, तभी उस लॉ को, तभी उस कानून को क्रियान्वित किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। ओके, इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने की प्राथमिकता दी। एक ओर जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय किया गया है भारतीय संविधान में। ओके, नेक्स्ट है कठोर एवं लचीला संविधान। इसे अनम्य एवं नम्य संविधान के नाम से भी जानते हैं, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान कठोर तथा लचीला दोनों है। यह कठोर इसलिए है कि इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन करना अत्यंत कठिन है और इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, जबकि अधिकांश प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, जो कि संविधान के लचीलेपन को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट जो इसका फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है एकल नागरिकता, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। संघात्मक संविधान में साधारणतः दोहरी नागरिकता होती है, जैसे कि जो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस देश की भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें डुअल सिटीजनशिप पाया जाता है। डुअल सिटीजनशिप का मतलब है कि एक संघ की नागरिकता और दूसरी राज्यों की नागरिकता। लेकिन
जैसा कि आप अमेरिकी संविधान में देखते हैं कि अमेरिकी संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, किंतु भारतीय संविधान में केवल एकल नागरिकता को मान्यता दी गई है। मतलब आपको सिर्फ अपने राष्ट्र की नागरिकता को प्राप्त करना जरूरी है, ओके, राज्यों की नागरिकता को प्राप्त करना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। जैसे कि इसमें कहा जा रहा है कि भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है, न कि किसी प्रांत का जिसमें वह रहता है। प्रांत से मतलब यहां राज्य से है, ओके। नेक्स्ट जो इसका बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है वयस्क मताधिकार, जिसे हम सार्वभौम वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है यूएएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें देश का प्रशासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। अतः संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करता है। ये सभी आप सभी को पता है। संविधान के लागू होने के समय मतदान का अधिकार केवल उन्हें प्राप्त था जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान दीजिएगा इस फैक्ट में कि संविधान के लागू होने के समय मतदान का अधिकार केवल उन्हें प्राप्त था जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते थे। लेकिन संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, ओके। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो आप याद रखेंगे 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 के द्वारा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के माध्यम से, ओके, मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ध्यान में रखेंगे आप इस फैक्ट को। नेक्स्ट है केंद्रों उन्मुख संविधान, दैट मीन्स कि सेंटर ओरिएंटेड कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के बारे में बोला जाता है कि ये एक केंद्रों उन्मुख संविधान है, यानी सेंटर को ज्यादा पावर दिया गया है। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह संघात्मक होते हुए भी उसमें केंद्रीकरण की प्रबल प्रवृत्ति है। आपातकालीन परिस्थितियों में आप देखेंगे कि संविधान पूर्णतः एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है, ओके। नेक्स्ट जो इसका बेसिक फीचर है वो है पंथ निरपेक्ष राज्य, दैट इज सेक्युलर स्टेट। पंथ निरपेक्ष राज्य का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि राज्य की ओर से धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति का पालन किया जाए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आप सभी लोगों को पता है, इसलिए संविधान किसी धर्म विशेष को भारत राष्ट्र के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। अर्थात एक राज्य के द्वारा धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। धार्मिक मामलों में राज्य तटस्थता की नीति का पालन करेगा, तटस्थता की नीति का पालन करेगा, ओके। नेक्स्ट जो इसका बेसिक फीचर है वो है समाजवादी राज्य, सोशलिस्ट स्टेट। समाजवादी राज्य की स्थापना संविधान का मुख्य उद्देश्य है, जिसका संकेत प्रस्तावना में वर्णित सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता दिलाने के संकल्प में मिलता है। एक फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे कि समाजवादी शब्द संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, ओके। इस बात को याद रखिएगा कि समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से? 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से, ओके। नेक्स्ट फीचर है मूल कर्तव्य, दैट मीन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 क एवं अनुच्छेद 51 क जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, अर्थात 10 मौलिक कर्तव्य को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से तथा 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए संविधान में शामिल किया गया। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा और यह भी याद रखिएगा कि अभी वर्तमान में कुल मूल कर्तव्यों यानी मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है।
42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट जो फीचर है वो है विधि का शासन, दैट मीन्स की रूल ऑफ लॉ। इसे इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है। इसके अंतर्गत विधि के समक्ष सभी नागरिक समान है तथा राज्य के सभी अंग एवं प्राधिकारी विधि द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होता है। नेक्स्ट जो बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है कि अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेश है इसमें। भारतीय संविधान की विशिष्टता का एक अन्य कारण इसमें विभिन्न देशों की संविधानों में निहित महत्वपूर्ण तत्वों का समावेश है। विदेशी संविधानों के अनेक उपबंधों को भारतीय वातावरण के अनुरूप ढालकर संविधान में शामिल किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन था कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। उनका एक और स्टेटमेंट था, देख लीजिए, कि उन्होंने कहा था कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति बुरे हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ओके, तो इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय शासन या विकेंद्रीकृत व्यवस्था। ओके, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ओके, या आप इसे कह सकते हैं 3 टायर गवर्नमेंट। कैसे? शासन संचालन में सुगमता व पारदर्शिता हेतु 73वें व 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन का उपबंध किया गया है, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया है जो विश्व के अन्य संविधानों में नहीं है। 3 टायर सिस्टम का निर्माण किया गया है। पावर को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश किया गया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा, पंचायती राज सिस्टम का निर्माण करके। ओके, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो इसे विश्व के अन्य संविधानों से एक अलग पहचान देती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट हो, अपने ओपिनियन को कमेंट करें, अपने सजेशन को कमेंट कर सकते हैं। ओके, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और यदि आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर अभिविजन को सर्च करें तथा हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करके जुड़ सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।